आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान है फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर। कोविड लकड़ी को देख के भाग तो नहीं जाएगा ना, ऐसे था वो, मतलब एक दूसरे को आप देख सकते हो, बात कर सकते हो। बाबर से है लेकिन इस तरह की नहीं है कि मैं हर पर्सनल चीज़ डिस्कस करूँ। बुमराह ने अगर जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रहा था अभी, उसके 16 मैचों में 1 आउट था। इस तरह तो फिर सारे आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे देते हैं और आप बैठ जाओ कुर्सी पे, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई लॉटरी तो है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप हाँ जी तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी। आपने चीफ सेलेक्टर साहब की बात की, मुझे टू बी ऑनेस्ट उनका कोई विजन नजर नहीं आया, पता नहीं वो किसके कहने पे कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर, जिनसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात होगी और दौरा जनूबी अफ्रीका में जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हैं उन पर भी इनसे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आमर वक्त देने का शुक्रिया। किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुकाबले अब जून में करवाने का ऐलान किया गया, तो समझते हैं कि इतने वक्फे के बाद एक जो माहौल था पहले बना हुआ वो दोबारा से बनने कामयाबी मिलेगी? देखिए मुश्किल होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो रीज़न बना था PSL पोस्टपोन होने का, वो एक छोटा रीज़न नहीं था, कोविड का था। और कोविड आपको पता है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया ही स्ट्रगल कर रही है। और आई थिंक PSL वाहिद थी जो इस दौरान जो लीग है वो पहली लीग है जो रुकी है, अदरवाइज़ सारी लीग्स पूरी हुई हैं। अगर आप लंका लीग देखें, फिर T10 देखें, IPL देखें, वो सारे हुए हैं। तो ये प्रेशर तो होगा मैनेजमेंट पे कि एक चीज़ रुक के दोबारा हो रही है। तो आई थिंक सो अब वो एक प्रॉपर प्लान से आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटी मोटी खामियाँ थी आई थिंक उनको दूर करके अब आएंगे तो माहौल थोड़ा होगा। ये मुझे नहीं पता कि क्राउड होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि जितने हम मैचेस खेले हैं विद क्राउड मज़ा आया मैंने बहुत इन्जॉय किया था। शायद आफ्टर लॉन्ग टाइम क्राउड को हमने देखा, ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मज़ा आ रहा था, एक अच्छा माहौल बना हुआ था। आप देखते हैं कि मैनेजमेंट अब किस प्लान के साथ आती है, क्योंकि अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। सुना तो ये कि जून में होगी, लेकिन अभी क्लियर डेट्स भी नहीं है, ना क्लियर प्लान है, तो उससे पहले बात करना भी आई थिंक सही नहीं लगेगा। आमर, कोविड में आपने 2 लीग में अपने हिस्सा लिया, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी आपने पार्टिसिपेट, उसके बाद T20 लीग भी खेली आपने, T10 भी लीग भी खेली, उसमें आपने कैसे देखते हैं उनका माहौल और पाकिस्तान सुपर लीग के जो एक बायो बबल का माहौल था, वो कितना उसमें फ़र्क था? यूसुफ भाई, जो मैं खेला हूँ रिसेंटली 2 लीग्स खेला हूँ, एक T10 खेला हूँ और एक लंका लीग खेला हूँ। श्रीलंका जब हम गए तो जो पूरा होटल था जहाँ पे टीमें ठहरी थी वो बबल में था, मतलब कोई आउटसाइड बंदा वहाँ पे अलाउड नहीं था, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है सिवाय प्लेयर के। उस होटल में सिर्फ प्लेयर्स थे और जो स्टाफ था वो भी घर नहीं जा सकता था। जब तक टूर्नामेंट हो रहा था वो स्टाफ, जो होटल का स्टाफ था, वो बबल में था कि वो घर नहीं जा सकते थे। फिर हर 3 दिन बाद हमारा रूम भी साफ़ होता था और हर 3 दिन बाद हमारा कोविड टेस्ट होता था सबका, हर 3 दिन बाद। फिर हम जिम जाते थे जब हम, तो जो पहले टीम जिम कर रही होती थी वो जब निकलती थी, हमें 20 मिनट का टाइम होता था, 20 मिनट से पहले आप जिम में इंटर नहीं हो सकते जब तक वो सैनिटाइज ना हो जाए। तो ये था। दूसरा यहाँ पे जो मुझे नज़र आया था कि जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, प्लेयर बाहर नहीं जा सकते होटल के, लेकिन बाहर के लोग अलाउड थे। मुझे ये थोड़ा सा खामी लगी, क्योंकि वहाँ पे शादी के फंक्शंस भी हो रहे थे, पूल वाली साइड पे डिनर्स भी चल रहे हैं, शादी के फंक्शंस भी चल रहे हैं, तो आउटसाइडर तो आ रहे हैं, तो ये बबल ना हुआ। बबल का मतलब ये होता है कि वो पूरी जगह ही जो है कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं होना चाहिए, जबकि प्लेयर्स, मैनेजमेंट, जो होटल की मैनेजमेंट है, उनको भी बाहर जाना अलाउड नहीं होना चाहिए, जो मुझे फील हुआ। क्योंकि T10 में भी ऐसे ही था, क्योंकि T10 में अगर आप देखें जो हमें सर्व करने वाले थे, हमारी लॉन्ड्री सर्विस वाले, जो हमें फूड सप्लाई करते थे, वो सब बबल में थे, वो कोई घर नहीं जा सकता था। फिर हमारी पुणे डेविल्स और मराठा अरेबियन की लिफ्ट अलग अलग थी, और जो हमारी मेन एंट्री थी होटल की, वो हम उधर जा ही नहीं सकते थे। रिसेप्शन वाला एरिया तो हम जा ही नहीं सकते थे, हमारा एक सेपरेट एग्जिट था, एंट्री थी, और हमारी लिफ्ट में मराठा की टीम नहीं आ सकती थी, हम उनकी लिफ्ट में नहीं जा सकते थे। और आप जिस फ्लोर पे आप रहते हो उसके अलावा आप किसी फ्लोर पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी की आपको अलाउड ही नहीं करती थी। जब वो आपको कैमरा में देख लेते थे, जैसे ही आप प्रेस करते हो पहले पूछते थे किधर जाना है, तो आपके फ्लोर के अलावा सिवाय जिम के आप कहीं और जा ही नहीं सकते थे। और जब हम जिम में जाते थे, जब हम जिम में होते थे तो मराठा अलाउड नहीं होती थी, जब हम पूल कर रहे होते थे तो मराठा अलाउड ही नहीं होती थी, एक ही टीम कर रही होती थी। तो ये सीन था यहाँ, डिफरेंट था मुझे जो लगता है, क्योंकि जो लिफ्टें थी, एक साइड इधर प्लेयर्स की थी, एक साइड आउटसाइडर्स की थी, उसमें बीच में सिर्फ वो एक लकड़ी की कुछ रखा हुआ था। अब कोविड लकड़ी को देख के भाग तो नहीं जाएगा ना, ऐसे था वो, मतलब एक दूसरे को आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, तो वो मुझे समझ नहीं आई। हालांकि आउटसाइडर का अलाउड ही नहीं होना चाहिए था
कोई भी लिफ्ट यूज़ करना, क्योंकि वो इतना क्लोज एरिया था कि आप कहीं भी कैच कर सकते हो। तो वो मुझे लगता है कि मुझे जो लगा है, एक तो होटल को बबल में रहना चाहिए था, जो होटल का जो स्टाफ था, और जो आउटसाइडर थे वो अलाउड ही नहीं होने चाहिए थे, पूरा बबल में होना चाहिए था होटल। अमर, पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कराची किंग की तरफ से वसीम अकरम भी आपके साथ, उनसे आपसे बातचीत भी होती रही, यकीनन इस बात पर भी उनसे डिस्कस हुआ कि आपकी जो रिटायरमेंट है उनके हवाले से कोई बात हुई और उन्होंने क्या मशवरा दिया आपको? नहीं, जिस दिन मैंने की थी उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि यार तुम मेरे से मशवरा ले लेते, बात कर लेते, लेकिन आई थिंक तुमने सोच समझ के किया होगा और फैमिली से पूछ के किया होगा, तो ये उन्होंने बात की थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से इस बारे में कोई बात की। अमर, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कराची किंग की तरफ से भी खेलते, उनके साथ भी आपने अच्छा वक्त गुजारा PSL के दौरान, तो क्या रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने भी कोई बात की आपसे कि उसको दोबारा वापसी के लिए कोई बात का इशारा दिया उन्होंने आपसे कहा? नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं कोई बात नहीं करता। हाँ, मेरी इमाद से बहुत अच्छी है, इमाद से मैं हर चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। बाबर से है, लेकिन इस तरह की नहीं है कि मैं हर पर्सनल चीज़ डिस्कस करूँ। आमिर, कैसे देखते हैं कि रिटायरमेंट का फैसला फ़िलहाल अभी तक का जो समझते हैं कि पक्का है, या कोई फ्यूचर में कोई होप है फैंस के लिए कि आप उसको तब्दील करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना जो अभी टाइम है, मैं फैमिली के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, फिर जितनी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसको एंजॉय कर रहा हूँ। और देखिए यूसुफ भाई, चीज़ें इतनी आगे निकल चुकी थी कि अब स्ट्रेट अवे तो ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं आके कहूँ कि जी हाँ जी मैं अब वापस ले रहा हूँ, और ये वो ऐसा नहीं होता। और मैंने कोई शौक़ से तो लिया नहीं था ये फ़ैसला, और बड़ा सोच समझ के लिया था, सारी चीज़ों को देख के किया था, तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, कैसे देखते हैं कि मिसबा और वकार ने कहा था कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मोहम्मद आमिर के जो उनको ड्रॉप किया गया था कोई, जबकि आपका ये मौक़िफ़ है कि माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है, तो इनसे कभी दोबारा इस हवाले से अगर बात हुई तो उनका जो रद्द-ए-अमल था आपके हवाले से, वो क्या कहेंगे उस हवाले से, जिस तरह उन्होंने कहते हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से मोहम्मद आमिर को बाद ड्रॉप किया था, कोई पर्सनल इनके साथ हमारा इशू नहीं है? वो देखिए फिर पुरानी बातें आ जाएंगी, लोग कहेंगे फिर अपनी दुकान खोल के बैठ गया। अब ये आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है यूसुफ भाई, मेरे स्टैट्स देख लें यार, मैं ये कहता ही नहीं। हाँ, अगर आप 3-4 मैचेस की 5 मैचेस की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर ये माइंडसेट मुझे नहीं लगता कि सही है। अगर आप इस तरह देखें तो फिर बुमराह ने, अगर जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ खेल रहा था अभी, उसके 16 मैचों में 1 आउट था और किसी ने उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया था। क्यों? कि दे नो कि हमारा मैच विनर बॉलर है, यही हमें मैच जितवा के देगा। ये वो टाइम था कि जहाँ पे उन्होंने उसको सपोर्ट करना था और उन्होंने किया, और ना उन्होंने कोई हिंट भी आने दिया कि वो बुमराह से परफॉर्म नहीं हो रहा, बुमराह की पेस नीचे गिर गई, बुमराह का वो जब से बुमराह आया बैक इंजरी से वो ये नहीं कर रहा। ये टाइम होता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट ने प्लेयर को सपोर्ट करना, तो उस प्लेयर को जिसने आपको पास में परफॉर्मेंसेस करके दी हूँ। अब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, उसको कहते हैं आप बाहर निकल जाओ, चलो वो 3-4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, नहीं को ले आओ, ठीक। अब जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी रीज़न क्या है? आपको जॉब दी किस लिए जाती है? अगर किसी में प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको ठीक करने के लिए दी जाती है ना। इस तरह तो फिर सारे आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे देते हैं और आप बैठ जाओ कुर्सी पे, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आप इशू बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो इशू होना चाहिए था। और परफॉर्मेंस की मैं तो बात ही नहीं करता, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मुझे उनके इशू था जो स्टेटमेंट्स आई थी। मैं अब फिर दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर दूँ अगर लोगों को गलत फहमी है, मेरा क्रिकेट पे नहीं था। अगर मैं परफॉर्मेंस पे भी ड्रॉप होता मुझे कोई इशू ही नहीं था। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला तो मैं तब क्रिकेट से नहीं भागा, तो अभी अगर मैं टीम से ड्रॉप हो भी गया था तो कोई क़यामत नहीं आ गई थी। मैं खेलता, परफॉर्म करता, वापस आ जाता। मैं ये कहता हूँ मेरा कोई इशू नहीं था। मुझे एक खिलाफ था जो उन्होंने पब्लिक में मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी थी, वो था। और कोई ना मेरा उनसे पर्सनल है, मेरे बड़े हैं, वो मेरे से बड़ा उन्होंने क्रिकेट में सर्व किया हुआ, लेजेंड्स हैं। और लेजेंड्स एवं नहीं कोई कहलाता। आज भी अगर कोई बॉलिंग में कोई नाम लेता तो वसीम भाई का और वकार भाई का वर्ल्ड में पहले नाम आता है। मेरा कोई क्रिकेटिंग इशू है ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ मैं हर्ट हुआ था जो उन्होंने मेरी टेस्ट क्रिकेट को पोर्ट्रे किया पब्लिक के, सिर्फ ये इशू था। और अगर आप एक प्लेयर को ड्रॉप करते और रीज़न कुछ और बनाते हैं और बताते कुछ और हैं, तो ये फिर एज अ प्लेयर मुझे भी सोचना है कि यार मैं इस सिस्टम में सेट होता भी हूँ कि नहीं होता। क्योंकि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर आपको वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं और मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं कर रही तो फ़ायदा नहीं है वहाँ पे बजाय लड़ाई करने के। क्योंकि देखिए आप सिस्टम से लड़ाई नहीं कर सकते, सिस्टम आपसे बड़ा है। ये एक पत्थर पे लकीर है कि देखिए आप ना मैं क्रिकेट बोर्ड से लड़ाई कर सकता हूँ ना मैं मैनेजमेंट से लड़ाई कर सकता हूँ। मुझे लगा कि यार इस माइंडसेट के साथ, उनका माइंडसेट मुझे लेके कुछ और है, मेरा माइंडसेट लेके मेरा उनको लेके कुछ और है, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बजाय कि मैं अपने आप को ख़राब करूँ, मेरा इमेज ख़राब हो,
मैं खुद साइड पे हो जाता। अच्छा आमिर, चलें हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ और जो जिम्बाब्वे के लिए जो टीम के अनाउंस हुआ है उस पर हवाले से बात करते हैं। क्या फ़र्क देखा आपने मोहम्मद वसीम में, जबकि इससे पहले चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक थे? इनके आने से क्या तब्दीली नज़र आई आपको, और क्या समझते जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो टीम के फ़ायदा इससे होगा? देखिए मेरा तो पता नहीं उनका क्या माइंडसेट है, लेकिन मुझे उनका कोई माइंडसेट या विजन नज़र नहीं आ रहा, सॉरी टू से। वो जब से आए हैं हर सीरीज़ में 3 लड़के, तो 3 से 4 नए आ रहे हैं और 6 से 7 बाहर जा रहे हैं। ये कहीं भी नहीं होता, ये कोई लॉटरी तो है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप हाँ जी तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी अच्छे होते हैं। अगर आपको मैं रिसेंटली मिसाल दूँ, ईशान किशन जो अभी जिसने डेब्यू किया और उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया डेब्यू में, अब सारे उसको देख रहे हैं बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा टैलेंटेड, लेकिन उसके पीछे 3 से 4 IPL के सीज़न है। वो एक सीज़न से नहीं आ गया टीम में या एक मैच से नहीं आया, और डोमेस्टिक का उसके पीछे 3-4 साल का रिकॉर्ड है, फिर 3-4 साल से IPL का रिकॉर्ड है, वो फिर आया टीम में। यहाँ पे अभी आप देख लो 5 मैच हुए हैं PSL के, और जिसमें से वसीम वो जूनियर लड़का आया, वो धानी आया, मतलब मजाक तो नहीं है, वो अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इतनी है कि 2 मैच में आप करो और आप पाकिस्तान टीम में आ जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं सबको लगता है कि मैं जल्दी खेला था, मैं जल्दी खेला नहीं था। मैं स्कूल क्रिकेट खेला, मैं फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेला, फिर मैं रीजन अंडर 19 खेला, फिर मैं पाकिस्तान अकेडमी खेला, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर किए, 3 टूर किए, फिर पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, फिर पाकिस्तान अकेडमी खेला, फिर पाकिस्तान ए खेला, फिर फर्स्ट क्लास के वनडे खेला, फिर फर्स्ट क्लास के 4 डे खेला, फिर मेरा टीम में नाम आया। तो हम सारे प्रोसेस आए। आज अगर आप देखें उस टाइम के प्लेयर्स देखें, वो आते थे फिर प्रोलॉन्ग करते थे टीम में। आजकल मैंने देखा जितना भी 2015-16 के बाद जो भी टैलेंटेड लड़का आया, कुछ लड़कों के छोड़ के वो 2-4 मैचेस के बाद गायब हो जाते हैं। वो रीज़न यही है, उनके फर्स्ट क्लास के मैचेस आप देख ले 3 से 4 होंगे, IPL के PSL के 2 से 3 मैच होंगे। तो मुझे लगता है कि चीफ सेलेक्टर साहब वो आके ट्रेंड बना रहे कि जो पब्लिक में चल रहा था ना, यंगस्टर्स को चांस दो, यंगस्टर्स को चांस दो, बिल्कुल दे यंगस्टर्स को चांस। पब्लिक चॉइस पे टीमें नहीं बनती, टीमें बनती हैं प्लेयर के क्वालिटी पे, प्लेयर की परफॉर्मेंस पे। पब्लिक जो मर्जी है कहती रहे, पब्लिक का एक अपना ओपिनियन होता है, वो एक राइट है, लेकिन आपको जो जॉब दी है आपने अपनी जॉब के लिहाज से जो है टीम बनानी है, ना कि पब्लिक जो कह रही है और मीडिया जो कह रहा है 3 कराची के खिला दो, 3 लाहौर के खिला दो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आपने पाकिस्तान का ही सोचना है। अब इमाद का मुझे नहीं समझ आती क्यों ड्रॉप किया। वो तो शायद उन्होंने ट्विटर पे पहले, अगर आपको याद हो, डोमेस्टिक पे कप्तान चेंज कर दिया था उन्होंने। नॉर्दर्न का T20 हुआ था और वो ट्विटर पे कप्तान चेंज हो रहा है, मतलब दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता। और वो अब चीफ सेलेक्टर हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से निभाएं। लेकिन अगर इमाद की आपने बात की, इमाद कभी वनडे से बाहर होता नहीं। आप उसकी लास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो इमाद के साथ अब अगर आप हारिस को देखें, हारिस वनडे में कहीं बाहर होता ही नहीं है। आप उसकी परफॉर्मेंसेस देख लो, उसकी एवरेज आप परफॉर्मेंस पे लेके आते हो ना। अगर आपको धानी अच्छा लगा, वसीम जूनियर अच्छा लगा, या कोई बैट्समैन अच्छा लगा, अरशद इकबाल भी आया, तो आपने देखा हाँ जी ये अच्छे हैं और इन्होंने परफॉर्म किया। तो जिन बंदों की ODI में परफॉर्मेंस है, आपने उनको क्यों बाहर किया और फिर बताए बगैर किया? ये मैं आप गारंटी देता हूँ, आप उनसे पूछ लें, उनको बताए बगैर बाहर किया होगा। शायद बाद में फ़ोन किया हो, वो मैं नहीं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ उनसे भी बात नहीं की होगी। आमिर, एक वक्त था इससे पहले जब मोहम्मद वसीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात, उनका ये कहना था कि अभी फिज़िकल फिटनेस के हवाले से जो सरजील खान है वो अभी तक ज़्यादा टीम के काबिल नहीं है कि उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। अब PSL की परफॉर्मेंस के बाद उनको दोबारा टीम का हिस्सा बनाया गया, तो कैसे देखते हैं? आपके साथ वो खेलते भी रहे कराची टीम की तरफ से। हाँ, अब ये देखें ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वक्त से पहले कोई बात ना करें। देखिए शर्जील को वाइड बॉल में तो होना चाहिए, नो डाउट, वो मोस्ट डेंजरस प्लेयर है पाकिस्तान का इस टाइम वाइड बॉल में। लेकिन पहले आप कह रहे थे हाँ जी, आप आई थिंक 1 से 2 सीरीज़ पहले ये बात चल रही थी, नहीं जी वो उसको पहले फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे लेके आ गए? अब आप टीम में कैसे लेके आ गए? परफॉर्मेंस पे लेके आए ना। हाँ ठीक है, वो आया, वो अपनी साथ फिटनेस एज अ प्लेयर, मैं उसको ये एडवाइस करूँगा वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे। जिस तरह का वो प्लेयर अगर अपने आप को फिट रखे, वो किसी फॉर्मेट में बाहर ही नहीं होता। लेकिन आप ट्रेंड ऐसा सेट करें, या तो आपने जो बात की उसको पूरा करें, नहीं तो फिर सबके लिए सेम रखें जो सही बात है। लेकिन वो चीफ सेलेक्टर साहब का मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जब उन्होंने टीम अनाउंस कर रहे थे, तो वो निकालना और जो निकला वो क्यों निकला, जो अंदर आया वो क्यों गया। तो जब हारिस की वनडे की बात आई, जब वनडे की आई, तो वो क्योंकि बता नहीं सकते थे ना रीज़न क्या, क्योंकि इमाद की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो भी बाहर नहीं होता,
हारिस की देखें तो वो भी कहीं बाहर नहीं होता, तो वहाँ पे उनका वो निकालना और ये अंदर क्यों आया और वो क्यों बाहर गया, वो उनका स्टॉप लग गया था, वो चले गए कि पता नहीं वो कौन बता देगा या कौन बता देगा, ऐसी भी बात कर रहे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपने चीफ सेलेक्टर साहब की बात की, मुझे टू बी ऑनेस्ट उनका कोई विजन नज़र नहीं आया, पता नहीं वो किसके कहने पे कर रहे हैं या अपने माइंड सेट से कर रहे हैं। आपने सही बात बोली है, ये सही वर्ड है कि पब्लिक ओपिनियन पे टीम बन रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान सबसे पहले आता है, पहले पाकिस्तान को सोचे कि यार ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, तो उनको ही आप चूज़ करें, ना कि पब्लिक ओपिनियन पे जाएं। अमर, आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया के जो सबसे 3 कामयाब और बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, आपकी नज़र में वो कौन से हैं? मैं अच्छा रेट टॉप 3 तीनों फॉर्मेट को मिला के देखिए, पहला तो है बोल्ट, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वो टॉप 3 है। और बुमराह तीनों फॉर्मेट में हमेशा से परफॉर्म कर रहा है, और मिचेल स्टार्क, ये मुझे बेस्ट लगा। और रबाडा भी अच्छा है। एक वक्त था कि लोग कहते थे कि इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं, सिर्फ बैट्समैन ही ज़्यादातर आते हैं, तो अब बुमराह के आने से थोड़ा वो देखते हैं ट्रेंड चेंज हुआ। बुमराह की वजह काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है, आईपीएल की वजह से सारा कुछ। आईपीएल की वजह से उन्होंने एक देखे ब्रांड को बनाया है, और फिर उन्होंने उसको पूरा यूटिलाइज़ किया है। अगर आप देखें उनकी फास्ट बॉलर की बात की है, शामी देख लें, सैनी देख लें, भुवनेश्वर कुमार देख लें, बुमराह देख लें, और उनके भी 1-2 डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छे तेज़ हैं जो 140 प्लस कर रहे हैं, तो उमेश यादव है। तो ये उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। और आप देख लें कि उन्होंने जो वनडे वाले हैं और T20 या जो टेस्ट वाले हैं, उन्होंने डिफरेंट अब टीम ही डिफरेंट की हुई है। अगर आप देखें शर्मा और उमेश यादव उनके टेस्ट में खेलते हैं, बुमराह और शामी वगैरह मोस्टली वाइड बॉल खेलते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा कहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक की लॉटरी निकली है, वो बेचारा वनडे भी खेली जा रहा है, T20 भी खेली जा रहा है, खेले तीनों फॉर्मेट खेले, लेकिन फिर रोटेशन पॉलिसी के साथ खेले, रोटेट होके खेले। अब अगर आप देखें, आप पैट कमिंग्स को या मिचेल स्टार्क को, हेजलवुड को देखें, वो सीरीज़ में कभी तीनों फॉर्मेट के पूरे मैच नहीं खेलेंगे। वो अगर टेस्ट खेलते हैं तो शायद पहले 2 वनडे नहीं खेलेंगे, अगर वो वनडे पूरी सीरीज़ खेलते हैं तो शायद वो T20 सीरीज़ ड्रॉप कर देंगे। वो इस तरह अपने प्लेयरों को मैनेज करते हैं। यहाँ पे अब आप शाहीन को देख लें, वो खेलता ही जा रहा है। तो एक टाइम आएगा, अभी वो यंग है, 23-24 साल का है, लेकिन जब वो 26 क्रॉस करेगा ना, और जब वो तीनों फॉर्मेट खेला होगा, उस टाइम आप मेरे से पूछना कि हाँ आप जो बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। पूरे करियर में कौन सा ऐसा आपको बैट्समैन लगा जिसने आपको खासा मुश्किल सामना आपने किया उनकी बॉलिंग पर, बैटिंग के सामने करते हुए, यानी कि ऐसा बैट्समैन जिसने आपको ज़्यादा तंग किया, आपने समझा हो कि उसको बॉलिंग करना, उसको आउट करना मेरे लिए खासा मुश्किल रहा? स्टार्टिंग में मुझे शेन वॉटसन 2009 में जब मैं वो बहुत पीक पे था, मतलब वो ऐसा प्लेयर था कि हल्का सा पीछे करो पुल मार देता था, हल्का सा बाहर करो कवर पे, हल्का सा सामने करो ऊपर से, लेकिन हालांकि उसको आउट भी मैंने काफ़ी किया, लेकिन वो मुझे मुश्किल लगता था। और टेस्ट में मुझे जोनाथन ट्रॉट, वो वॉक करके आ जाता था, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको बॉल कहाँ पे करें, वो मुश्किल लगता है। लेकिन अब रिसेंट डेज में मुझे स्टीवन स्मिथ मुश्किल लगता है, उसकी जो टेक्निक है वो पता ही नहीं लगता कि उसको आउट कहाँ पे करना है। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के जो अगर जितने भी यंगस्टर सामने आ रहे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो मोहम्मद आमर की तरह और मोहम्मद आसिफ की तरह कामयाब हो सकता है फ्यूचर में? देखिए अभी जो रिसेंटली आए हैं इनमें टू बी ऑनेस्ट शाहीन अच्छा है, ही इज़ डूइंग वेल फॉर पाकिस्तान, और बाकी अभी आई थिंक बाकियों का भी टाइम लगेगा। लेकिन वो बात वही है, क्योंकि हमने माइंड सेट बना दिया हुआ है 140 प्लस 140 प्लस 140 प्लस। डेफिनेटली पेस मैटर करती है एट सम पॉइंट, हर जगह पे पेस मैटर नहीं करती। हाँ, आप 140 प्लस कर रहे हो, ये आपके पास बोनस है, आपके पास एक एक्स्ट्रा वेपन है। लेकिन आप बॉलिंग कर रहे हो 136 टू 140 और आपके पास स्किल्स हैं, आप कंप्लीट बॉलर हो। आप कर रहे हो 145 और आपके पास स्किल्स नहीं है, आप बॉलर नहीं हो। मैं नहीं मानता, मैं 145 है और स्विंग नहीं है, मैं किसी बॉलर नहीं मानता। या उसके पास स्किल्स नहीं है, उसको ये नहीं पता, अब 145 है, उसको ये नहीं पता कि मैंने बैट्समैन को आगे से कैसे खिलाना है, मैंने बैट्समैन को टप्पा कब करना है, मैंने बैट्समैन को अंदर कब लाना है, मैंने बैट्समैन को बाहर कब निकालना है। मैं 145 कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। 140 के साथ अगर आप इन स्विंग करते हो, साथ आउट स्विंग करते हो, आपको पता है कि मैंने स्लो बॉल कब करना है, मैंने बाउंसर कब करना है, वो कंप्लीट बॉलर है। आजकल माइंडसेट, क्योंकि बॉलरों को अब स्पेशली पाकिस्तान में, यार मैं 145 करूँगा ना प्लस तो मेरा चांस है पाकिस्तान टीम में, वो स्किल की तरफ नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है मैं बस किसी तरह जोर लगाऊं और 145 कर दूं। ऐसा नहीं होता, वो माइंडसेट ऐसा बना दिया गया, ये जो गलत है। हाँ,
एज अ बॉलर ये मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए आपके पास पेस। अगर आप 140 कर रहे हो और आप स्किलफुल हो, आप कंप्लीट। बोल्ट कितनी तेज बॉलिंग करता है, एवरेज वो 138 करता है, 137 करता है, लेकिन आप वो स्किल्स की वजह से आप देखें वो वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में, क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं। आप 140 कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को ये भी सबक पढ़ाना है कि 140 के साथ आपको स्किल्स भी सीखनी है, स्विंग भी सीखना है। अगर स्विंग नहीं है तो आप पकड़े जाते हो, मारे जाते हो, आप स्ट्रगल करते हो। आमिर, पूरे करियर में लोग कहते हैं कि शोएब अख्तर दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं। कभी आपने उन जैसी रफ्तार उसके मुताबिक उसको क्रॉस करने की कोशिश की? मैं करता रहा हूँ। अगर आप 2009 में देखें, बल्कि जब मेरा कमबैक हुआ है, तो अगर आप मेरा एशिया कप वाला स्पेल देखें, मैं 154 पे बॉलिंग की है मैंने। इवन 2015 में 5 साल के बाद 154 पे बॉलिंग होती रही है मेरी। मैं 155 पे की हुई है। 2009 में मैं दूसरा वनडे खेल रहा था सिडनी में। मेरा लास्ट ओवर पूरा 154 155 था। मैं करता रहूँ, लेकिन मुझे कभी रहा नहीं कि मैं 160 करूँ। मैंने जो अभी बात की है, मेरा हमेशा ये होता है कि मैं 140 तक बॉलिंग करूँ, 140 142, लेकिन स्विंग के साथ, स्किल्स के साथ, मेरे लिए इनफ है। आमिर, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, अगर दोबारा मौका मिले तो वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने की आप कोशिश करेंगे? करूँगा इंशाल्लाह। एक तो ये है कि देखें, अभी तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली लाइफ मेरी सो फार सो गुड, और मैं अपनी बेटियों के साथ इंजॉय करता हूँ। और दूसरा ये है कि लाइफ में देखें, बहुत सारे आपके गोल्स होते हैं कि यार ये करना, और आप ऑफ द फील्ड कर भी रहे होते हो। और जो आप अच्छे काम करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के सामने वो बता रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हज में ज़रूर करूँ। मेरा ये एक वो है, ख्वाब है, पूरा करना है मैंने, और हम पे फ़र्ज़ भी है और करना भी चाहिए। और मेरा ये है कि अभी तक मैंने किया नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैंने हज ज़रूर करना है। मुझे लगता है कि क्योंकि उम्रा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, हज करूँगा तो ये भी एक कंप्लीट मेरा हो जाएगा फ़र्ज़। चलें आमिर, जाते जाते आखिरी सवाल के फैंस के लिए कोई होप कि फ्यूचर में कभी ना कभी अब दोबारा पाकिस्तान की जानिब से खेलने का इरादा करेंगे, या समझा जाए कि चैप्टर अभी तक क्लोज कर चुके हैं आप? आप फिर वहीं पे आ गए। देखिए, कमबैक यार, मैं फाइनल अब खत्म बस। वहाँ मेरा अभी जो किताब है मैंने बंद कर दी है। हाँ, तो क्योंकि मैंने फिर मैं वो कहूँगा तो वो कहेंगे मैनेजमेंट के साथ ये वो, तो लोग यही कहेंगे। मैं ये नहीं कहता मैनेजमेंट को निकाल दें, लेकिन अभी वक्त से पहले बात करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वक्त जो है वो बदलता रहता है। कोई पता नहीं होता, आपकी सोच बदल जाए, आपका माइंड बदल जाए। लेकिन अभी तक नो चांस। जी मोहम्मद आमिर, आपने वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मोहम्मद आमिर, जिनका ये कहना है कि कामयाब बॉलर बनने के लिए सिर्फ रफ्तार ही काफ़ी नहीं, बल्कि लाइन और लेंथ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तानी नौजवान फास्ट बॉलर लाइन और लेंथ पर तवज्जो दें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि उनका जो रिटायरमेंट का फ़ैसला बिल्कुल अटल है, अभी तो दोबारा वापसी आने का इरादा नहीं। आपको ये हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उस वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।